तो इसमें क्या लिखा आपने इस वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द यूपी मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम एंड इट्स बेनिफिट टू द मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा? सबसे पहले तो मेन फीचर्स पूछ लिया कि मेन फीचर क्या है यूपी मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के, और फिर उसको बेनिफिट बताना है हमको मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? शुरुआत में आप यहाँ स्कीम का, जब भी हमें स्कीम का पता होता है कि हमें स्कीम का स्टार्ट करना है कुछ भी, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं उसको? हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि उसका बैकग्राउंड से, कि कब वो लॉन्च हुई थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, वो सब बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं यूपी मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 2023 में, 2023 में, इसी साल में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, उसके बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ था। 186.27 करोड़ टिल 2067 और 26 और 27, ये इसका टारगेट है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फिर हमको यहाँ पे फीचर्स बताने हैं, तो यहाँ पे फीचर्स बता दो कि फ्री सीड्स किट मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है, प्रोसेसिंग एफपीओ R&D लिंकेजेस और पब्लिक न्यूट्रिशन, ये सब मिलता है। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं यहाँ पे। तो फिर उसमें फिर बाकी जो आपका जितना जितना अचीवमेंट्स है वो भी साइड साइड में लिख के आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर साइड में आपको डायग्राम बनाना है, तो आप यहाँ टाइप्स ऑफ मिलेट का डायग्राम बना सकते हैं। ये बहुत बेसिक है कि मिलेट्स मतलब मिलेट्स इज ए ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, राइट। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी पर्ल मिलेट होती है, फिंगर मिलेट्स होती हैं, लिटिल मिलेट, शोरगुम, इन सबको मिला के टोटल मिलेट्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे एक सिंपल हब एंड स्पोक डायग्राम बना के ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा हेडिंग है यहाँ पे बेनिफिट टू द मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे बेनिफिट लिख दीजिए फटाफट। बेनिफिट क्या क्या है आपके? बेनिफिट क्या क्या है? लो इनपुट क्रॉप्स, पानी की बचत होती है, इनकम बूस्ट होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ऐसे करके आप यहाँ पे बेनिफिट्स लिख सकते हैं 5-6। फिर चैलेंजेस शॉर्ट में, वे फॉरवर्ड अगर आपके पास स्पेस है तो लिखिए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन इज अबाउट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसका क्या रोल है आपके रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन कोई भी ये एक इनिशिएटिव है मतलब कनेक्टिविटी का, तो अगेन वहां पे कोई भी स्कीम हो या इनिशिएटिव बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। कब इनिग्रेट हुआ था? 2021 में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कब आया था? 2021। ठीक है, ये कितने किलोमीटर की? 340 किलोमीटर, 6 लेन का रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहां से कहां तक के लिए कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कहां से कनेक्ट कर रहा है? गाजीपुर से लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे गाजीपुर में एक प्लेस है हैदरैया, हैदरैया जो गांव है उसको कई बार यहाँ पे हैदरैया लिख देते हैं, हैदरैया टू लखनऊ। हैदरैया मतलब बेसिकली गाजीपुर, उसका विलेज है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट प्रॉपर लिखिए। बाकी फिर 22,500 करोड़ 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर सीधे आ जाइए रीजनल इकोनॉमिक इंपैक्ट पे। क्या करेगा ये? इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगा। जैसे कि हमको पता है कि कोई भी वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होता है, उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज, उसके किनारे इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, तो उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री लगेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगे, एग्रीकल्चर को एक्सेस मिलेगा, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, रियल एस्टेट जो है वो बूम होगा, टूरिज्म डेवलप होगा, फूड फ्यूल एंड सेफ्टी डेवलप होगी, रीजनल इम्बैलेंस मतलब टैकल होंगे, रीजनल बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये लिख दिया। फिर आप यहाँ पे यू कैन गिव द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड।
शॉर्ट में अगर आपके पास स्पेस बचता है तो लैंड इश्यूज, लास्ट माइल गैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस, दीज आर द इश्यूज। सॉल्यूशन क्या देना है आपको? गति शक्ति को लिंक कर दो इसमें, पीपी पार्क बना दो, बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब करके आप यहाँ पे यूपी स्टार्टअप पॉलिसी कब आई थी? अगेन ये भी एक स्कीम की तरह यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लॉन्च इन 2020। यूपी स्टार्टअप पॉलिसी आई थी 2020 में, 2020। फिर इसका रिवीजन हुआ था 2022 में और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 2027 तक। ठीक है, ये क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड 10,000 स्टार्टअप्स, 100 इंक्यूबेटर्स और 1 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया में और 100 सीओईज। किसके थ्रू, कौन इंप्लीमेंट करेगा इसको? यूपीएलसी, है ना। यूपीएलसी क्या है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोऑपरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका नोडल एजेंसी है इस पॉलिसी के लिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट हो गया। फिर यहां पे कैसे ये स्टार्ट करेगा आपको, यूथ लेड इनोवेशंस कैसे इंकरेज करेगा, तो आप यहां पे इनोवेशन सपोर्ट कैसे कर सकते हैं उसके डिटेल यहां पे लिख सकते हैं कि कैसे वो, ठीक है। रिगार्डिंग डिटेल्स यू कैन राइट कि 17,500 रुपीज पर मंथ मिलेगा, 5 लाख प्रोटोटाइप्स, इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप, हैकाथॉन्स, एआई ड्रोन्स, ये सारी चीजें इसके फीचर्स हैं। इनको लिख के आप दिखा सकते हैं कि कैसे इसका इनोवेशन डेवलप होगा एंड देन यू कैन कंक्लूड। 8 मार्कर है तो वे फॉरवर्ड इश्यूज का लिखने का उतना नीड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल रिलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन इस पे स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली हमको इसमें क्या लिखना है, हमको हिस्टोरिकल रिलेवेंस लिखना है यूपी का कि कैसे उसने बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन में हेल्प किया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं क्रेडल ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, मिडिल गैंजेटिक प्लेन। फिर साइट्स का नाम लिख सकते हैं किसके अंडर में, फ्लोरिश अंडर मौर्यास, गुप्तास, कुशानास, मोनेस्ट्री, ये सब थे। यहाँ पे छोटा सा लेके आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2 लाइन का बना सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल रिलेवेंस की बात करें तो यहाँ पे 2-3 अप्रोचेस होते हैं। एक यहाँ पे आप सिटी का अप्रोच ले सकते हैं, कौन कौन सी सिटीज यहाँ पे मेन थी और उनका क्या क्या
सिग्निफिकेंस था या क्या रोल था प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म को लेके। तो सारनाथ का क्या रोल था? फर्स्ट सिरमन, धार्मिक स्तूपा, ये सब वहां पे थे। कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ठीक है, ये तो हो गए सिटीज। आगे यहाँ पे संकिस्का, अशोक एंड गुप्ता पेट्रोनेज और एजुकेशन हब। बिकॉज ये यहाँ पे हमारा केवल सिटीज के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे बुद्धिज्म का रोल पूछा। तो आपने 4-5 सिटीज के नाम लिख दिए। उसके बाद आप कैसे बता देंगे कैसे अशोकन और गुप्ता ने क्या किया? पेट्रोनेज किया, मतलब स्टार्ट स्प्रेड द स्तूपास, एडिक्ट्स, आर्ट्स, इन सब का स्प्रेड किया। और फिर कैसे ये एजुकेशन हब की तरह काम कर रहा था यूपी। इनमें जो मोनेस्ट्रीज थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इन सबको। तो केवल मतलब सिटीज के बारे में, सिटीज का रोल था वो, प्लस ओवरऑल जो रोल था यूपी का, उसके बारे में भी 2-3 पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन होता है कि केवल सिटीज के बारे में, देन यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन द सिटीज एंड इफेक्ट। क्लियर? यहाँ पे बुद्धा सर्किट, इन सब, इसका कंक्लूजन में इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। मेन जो सिटीज हैं यूपी की, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एकोमोडेट रीजनल एस्पिरेशन? इंडिया का जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है वो रीजनल एस्पिरेशन को कैसे एकोमोडेट करता है? ठीक है, हो गया। कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने? इसमें इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि इंडिया का क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरलिज्म है, क्या कनेक्शन है, वो आप बता सकते हैं कि यूनियन को थोड़ा सा एज मिलता है, वो आपका जो वहां से आप वहां इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप आते हैं यहाँ पे कैसे इसने एकोमोडेट किया रीजनल एस्पिरेशन को, वहां पे बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कि आर्टिकल 3 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, 5th एंड 6th शेड्यूल फॉर ट्राइबल ऑटोनॉमी। ये रीजनल एस्पिरेशन की बात करें कैसे एकोमोडेट करता है। तो अगर कोई नया स्टेट बनाना चाहता है, जैसे तेलंगाना बनाना चाह रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल 3 वो आपको बोलता है, अलाउ करता है आपको नया स्टेट देने का। तो इस तरह से आप यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशन को टैकल कर रहे हैं। आर्टिकल 3 लिखे, 5 एंड 6 शेड्यूल्स फॉर ट्राइबल ऑटोनॉमी यहां देता है 73rd 74th अमेंडमेंट। देन ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, 2-3 पॉइंट। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, ये सब यहाँ पे एग्जांपल दिखा सकते हैं, बोर्ड अकॉर्ड, ये सब। फिर वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन, वुमेन्स रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट वाज बोथ सिंबॉलिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, डिस्कस। 12 मार्कर का है और GS1 का है, तो 12 मार्कर के हिसाब से इसको करिए। ठीक है, तो यहां पे हम वुमेन रोल की बात कर रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि इट वाज बोथ सिंबॉलिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, इन दोनों के बारे में बात करना है। ठीक है,
क्या किया हमने यहाँ पे वुमेन्स रोल, तो लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया कि वुमेन का रोल क्या था। फिर यहाँ पे पहले पहले एरिया बना देंगे अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक थी, दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव थी। ठीक है, सिंबॉलिक में क्या प्रेजेंस, सिंबॉलिक प्रेजेंस में क्या है कि अर्ली फिगर्स लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन सब का प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट था। स्वदेशी मूवमेंट, सीडीएम, ऐसे क्रॉस द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के डिफरेंट फेजेस में उनका रोल दिखा सकते हैं कि कैसे उनका रोल था। दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू, जैसे कि सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है कि एक सिंबल उस मूवमेंट की सिंबल बन गई। तो जो लक्ष्मीबाई थी या बेगम हजरत महल थी, वो एक 1857 वाले रिवोल्ट में उनका सिंबल था वुमेन एम्पावरमेंट का या वुमेन पार्टिसिपेशन का। तो ऐसे करके यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव रोल रोल क्या था? ट्रांसफॉर्मेटिव रोल मास मोबिलाइजेशन किया उन्होंने, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन थे, अंडर ग्राउंड वर्क था, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेटिव रोल लिख दिया, और जो इम्पैक्ट था वो आपने कंक्लूजन लिख देना है कि आपका क्या इनका इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द लिंक बिटवीन अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडिया। 12 मार्कर GS1। ठीक है, हो गया। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? अर्बनाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको? सीधे आप यहाँ पे अर्बनाइजेशन के फिगर से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए कि अब फिगर्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट फिगर मिलेगा। अब सेफ साइड खेलने के लिए आप यहाँ पे 2011 वाला डाल सकते हैं कि यहाँ पे एज पर सेंसस 2011 31.16% वॉज अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया पूछा है तो यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन लिखेंगे। अगर यूपी का क्वेश्चन होगा तो यूपी की अर्बन पॉपुलेशन लिखेंगे। ठीक है, यूपी की अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी एज पर 2011 सेंसस? इट वॉज अराउंड 22.3% के आसपास, 23 के आसपास रहती थी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इट वॉज लेस देन नेशनल एवरेज। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन के डेटा से स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे क्या करेगा, हमको पहला डाउट कनेक्शन बिल्ड करना है कि अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में क्या कनेक्शन है। तो लिंक विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट शुड बी द फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, दैट शुड बी द फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद में फिर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, स्लम्स, इनफॉर्मल हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ डिवाइड, इनकम इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम, इन सब के बारे में बात करके यू कैन कंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म। प्रॉपर यूटिलाइज करिए, सोचिए, कुछ नया नया फैक्ट सोचिए। 1 मिनट काफी होते हैं, एग्जाम में आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन के बारे में क्वेश्चन है।
और उसका रोल पूछ रहा है कैसे ये स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म। आप सिंपली बता सकते हैं कि फाइनेंशियल कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के बारे में लिख के यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। कैसे ये स्ट्रेंथन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मेजर फंक्शन क्या है, रिकमेंड डिवोल्यूशंस, उसके अंदर फिर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, ग्रांथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म, सारे ये पॉइंट्स लिख लिख के आप यहाँ पे रिड्यूसेस फिजिकल एसिमेट्री, ये सब करके आप बता सकते हैं कैसे वो फिजिकल फेडरलिज्म को इंप्रूव करता है। खासकर फिजिकल फेडरलिज्म के ऊपर हमको ध्यान देना है ना, जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उनको कैसे इंप्रूव करता है उसके बारे में, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, उसको कैसे इंप्रूव करता है वो सारे रेफरेंस में आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के साथ उसको कंक्लूड कर देंगे। सिंस ये 12 मार्कर है, यहाँ पे आप चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड को अलग अलग लिख सकते हैं, लिख के फिर यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं, उसका कंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ क्वाड इन एडवांसिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे उसको, क्वाड के बारे में क्वेश्चन है। रोल ऑफ क्वाड पूछा है, एडवांसिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो क्वाड का पहले तो बैकग्राउंड लिख के इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कोई भी जैसे आईआर का क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सी कंट्रीज हैं, कब स्टार्ट हुआ, वो सब के बारे में स्टार्ट करके आप वहां पे लिख सकते हैं, मतलब वहां से इंट्रोडक्शन बना के उसके बाद ही आगे जाएंगे इंपैक्ट वगैरह में। तो क्वाड पहले क्या है आपको ये पता होना चाहिए, उसका डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं मैप में। तो क्वाड क्या है, 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, राइट। इसके बारे में तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, फिर इसको ऐसे करके बॉक्स में बंद कर सकते हैं वर्ड डायग्राम बना के, राइट। फिर इसके अंदर आता है मैरीटाइम सिग्निफिकेंस और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, दो चीजें, दो हेडिंग यहाँ पे, पहले मैरीटाइम है, दूसरी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो मैरीटाइम और इनकी दो हेडिंग बना के उसके बारे में, मैरीटाइम में क्या क्या है, मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस, डोमेन अवेयरनेस, काउंटर टू चाइनीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, ये 3 आपके मैरीटाइम सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेटेजिक में क्या है, सिक्योरिंग द एसोलोसीज, मतलब सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कीवर्ड होता है आईआर के लिए, आप याद रखें, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस सप्लाई ऑफ चेन्स और वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये सब में आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। अगेन चैलेंजेस विद फॉरवर्ड से कंक्लूड कर सकते हैं इफ यू हैव द स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सेस द रिलेवेंस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स डीबीटी सिस्टम इन सब्सिडी रैशनलाइजेशन। ओके, हो गया रिलेवेंस ऑफ डीबीटी। फिर डीबीटी यहाँ पे आप
क्या कर सकते हैं, डीबीटी की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। डीबीटी होता क्या है, डिजिटल ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट सब्सिडीज टू बैंक अकाउंट, डायरेक्टली हम बैंक के अकाउंट में जो सब्सिडीज होती है उनको दे देते हैं, दैट इज डीबीटी। फिर जैम ट्रिनिटी के रेफरेंस में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे सीधे आ जाइए, फिर सिग्निफिकेंस की इन सब्सिडी रैशनलाइजेशन, फिर वही सेम चीज, लीकेजेस कस्ट हुए, मिडिल मैन जो है थे उनको कट किया, ठीक है, रियल बेनिफिशरीज को टारगेट किया, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन किया, सेक्टोरियल एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, फर्टिलाइजर में मेनली, फिर फूड सब्सिडीज, ये दो इनके की एरियाज हैं। फिर चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ये पॉइंट्स रहेंगे, यू कैन ऐड, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेटा जो है उसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट इंडियाज पाथवे टुवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। सारे डेटा वगैरह याद आ रहे हैं, स्कीम्स वगैरह लिख दीजिए इसमें। हो गया, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन किसके बारे में है, ये जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है इंडिया का, उसके बारे में जो इंडिया के एक्शंस हैं उनके बारे में उनको हमको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, इंडिया का पाथवे। तो सीधे बोल दीजिए कि नेट जीरो टारगेट है क्या, सीओपी 26 में आया था, इंडिया प्लेस्ड नेट जीरो कार्बन बाई 2070। ये कहां पे, सीओपी 26, इसका मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहीं पे आपका ये चीज प्लेज किया था इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद फिर की कंपोनेंट्स, अब इंडिया का क्या पाथवे है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लाइफ मिशन, ये सब एक्शन लिए गए हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस हो गया ये दिखा सकते हैं, ऐसे करके पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं। फिर जब पॉजिटिव साइड दिखा दिया तो क्रिटिकल गैप्स, इश्यूज दिखा दो, स्टोरेज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फॉसिल फ्यूल पे काफी डिपेंडेंस है हमारा, कोल्स वगैरह पे, फिनेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस का काफी गैप है। फिर वे फॉरवर्ड, ग्लोबल कार्बन मार्केट्स, प्राइवेट ग्रीन इन्वेस्टमेंट, रोबस्ट स्टेट लेवल एक्शन प्लान, ये सब करके आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस इज द हाईएस्ट मोरल कंपास फॉर ए सिविल सर्वेंट एग्जामिन, GS4 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे आप, सीधे यहाँ पे वॉइस ऑफ कॉन्साइंस की बात करते हैं। तो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस के डेफिनेशन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चीज होती है। कॉन्साइंस इज अ इनर एथिकल कंपास गाइडिंग द राइट एंड रॉन्ग बियॉन्ड रूल्स। और वॉइस ऑफ कंसाइंस को अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या चीज होती है, कंसाइंस ये होती है जो हमें राइट और रॉन्ग के बीच में करती है। वॉइस ऑफ कंसाइंस होता है जो हम किसी भी एक्शन के पहले हमारे अंदर से जो अंतरात्मा से आवाज आती है, ये चीज सही है कि गलत, एक बार वो बोलता है ना, तो उस चीज को दैट इज द वॉइस ऑफ कंसाइंस। ये ऑटोमेटिकली अलर्ट करता है आपको कि आपको व्हाट एक्शन यू शुड टेक, इंट्यूशन बेस्ड, है ना। तो आप वॉइस ऑफ कंसाइंस या कंसाइंस के डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये बताना कि कैसे ये हाईएस्ट मॉरल कंपास है फॉर ए सिविल सर्वेंट। तो उसका रिलेवेंस या फिर हेडिंग डाल सकते हैं हाईएस्ट मॉरल कंपास
सिचुएशन वेयर लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये वॉइस ऑफ कंसर्न्स बहुत मैटर करता है। लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई लॉ इन लेटर्स नॉट इन स्पिरिट वाली बात, कि फोर्स्ड एविक्शन हो गया, आपको किसी को जबरदस्ती झुग्गी झोपड़ी में है भगाना है, आपको पॉलिसी का मिसयूज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी रखना है अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, इन सब में काम आता है। अशोक खेमका का ट्रांसफर या फिर कोई अलग एग्जाम्पल से ऐड कर सकते हैं। एथिकल बैकिंग जो है आपका वॉइस ऑफ कंसर्न्स के लिए गांधी जी का सत्य अहिंसा, गीता जी का निष्काम कर्म, ठीक है, गीता का, और कोड ऑफ एथिक्स और इन सब के साथ में भी अलाइन करता है। लाइक दैट यू कैन स्टार्ट, ठीक है। हाउ कैन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज रिजॉल्व एथिकल डायलेमाज इन पोलराइज्ड गवर्नेंस? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सर्विस, एथिकल रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमाज इन पोलराइज्ड गवर्नेंस। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सर्विस रिजॉल्व द एथिकल डायलेमास इन पोलराइज्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एथिकल डायलेमास की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पोलराइज्ड गवर्नेंस क्या होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट यू कैन स्टार्ट। तो पोलराइज्ड गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है? पोलराइज्ड गवर्नेंस होता है जहां पे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो ओपिनियंस होते हैं या फिर जो पॉलिसीज होते हैं वो काफी डिवाइडेड होती हैं, कहीं भी मतलब एक साथ में लेकर नहीं चलते हैं, उनमें कन्वर्जेंस नहीं होता है, वो काफी डाइवर्जेंट पॉलिसीज होती हैं, मतलब, और फिर उससे क्या होता है उनमें उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड गवर्नेंस। तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द एथिकल डायलेमास, क्या क्या डायलेमास होते हैं इसके बीच में, उनको समझने के लिए काम आता है ये। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज रिजॉल्व द एथिकल डायलेमास, कैसे करेंगे ये, मतलब प्रिंसिपल दैट हेल्प टू रिजॉल्व द एथिकल डायलेमास, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब आप लिख सकते हैं। और कैसे वो सॉल्व करते हैं आप बोल सकते हैं कि इनका यूज करके हम कैसे प्रिवेंट द बायस एंड मैनिपुलेशंस, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, सो लाइक दैट यू कैन ऐड कि कैसे हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं एथिकल डायलेमास को यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल ऑफ एथिकल पब्लिक सर्विस, तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सर्विस में आप किसको ऐड कर सकते हैं? नोलन कमेटी के जो प्रिंसिपल है IS 16 वाला 7 प्रिंसिपल, उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यू कैन मेंशन दैट कि 7 प्रिंसिपल ऑफ नोलन कमेटी IS 16 एंड दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व द एथिकल डायलेमास। फिर उनको एक एक करके आप उसका सिग्निफिकेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, बेसिकली क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स। तो बायो एनर्जी के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो यहां पे आप स्टार्ट करेंगे कि बायो एनर्जी पॉलिसी जो आपकी स्टार्ट हुई थी 2022 की, दैट यू कैन रिफर हियर। ये जो बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 टिल 2027, इट फोकस ऑन
सीबीजी, बायोकोल, बायोडीजल, इन सब पे फोकस करती है। इसकी स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। सब्सिडी स्कीम क्या है, काउ डंग 35 सीबीजी प्लांट्स, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा बैकग्राउंड देके फिर आप आएंगे सीधे कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे कंट्रीब्यूट करेगी वेस्ट टू एनर्जी बनाने में, ग्रीन फ्यूल शिफ्ट, रूरल जॉब इनकम, बायो इकोनॉमी लूप, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस गैस कट और पॉलिसी लिंक। ये सब चीजें आपके इसके इनके थ्रू, मतलब बायो एनर्जी के से क्या होगा, बायो एनर्जी से आपका ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, बायो एनर्जी होता क्या है बेसिकली, व्हाट डू मीन बाय बायो एनर्जी? बायो एनर्जी मीन्स जो बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनसे जो एनर्जी कन्वर्ट करते हैं जला के, तो वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ यूपेडा इन ट्रांसफॉर्मिंग यूपीज इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इवेल्युएट पूछा है और उसके इम्पैक्ट को, है ना। तो सबसे पहले कि ये इसका डेफिनेशन लिख दो कि ये है क्या, है ना, जो शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं तो इसका फुल फॉर्म लिख दो कि ये है क्या। उसका हमने कब 2007 में फॉर्म हुआ था यूपी इंडस्ट्रियल एरियाज एक्ट के लिए, ये सब करके यहाँ पे बैकग्राउंड दे देंगे। फिर इम्पैक्ट पूछे, इवेल्युएट पूछा है, राइट, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट फिर निगेटिव इम्पैक्ट ऐसे करके पॉजिटिव निगेटिव दे देंगे। तो पॉजिटिव में क्या हुआ आपका, 48% एक्सप्रेसवे शेयर, ट्रेवल टाइम कट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए, इन्वेस्टमेंट लेके आया, रूरल अपलिफ्टमेंट किया, जॉब दिलाया, ये सब पॉजिटिव हो गया। निगेटिव में वही लैंड इश्यूज, अनइवन ग्रोथ, इन्वायरमेंटल डैमेज, मेंटेनेंस का इश्यूज, रेगुलेटरी डिलेज, टोल हाइक्स, है ना। तो मतलब 12% हिट द स्मॉल व्हीकल्स, रिहैबिलिटेशन गैप्स, ये सब आपके इश्यूज हो गए। ठीक है, पॉजिटिव दिखाया, निगेटिव दिखाया, वहां पे लिख दिया। व्हाट आर द मिशंस अंडर द यूपी स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। 12 मार्कर। हो गया, तो आपको याद है ये सारे कितने एक्शन प्लान में कितने सारे मिशन हैं इसके अंदर में, 9 मिशन, राइट। तो जो 9 मिशन है आपको उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कितने मिशन है, तो हमको उनको लिखना भी आपको। तो उनको कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो इनके 9 मिशन को ऐसे डायग्राम बना के आपको पहले साइड में लिख देना है, जिससे आपको उनको देखने में ये पता लगे कि आपको आता है। सोलर मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी मिशन है, ग्रीन यूपी मिशन, जल जीवन मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, सस्टेनेबल ह्यूमन हैबिटेट मिशन, ह्यूमन हेल्थ मिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारे जो मिशन है वो नेशनल वाले से सेम खाते हैं। ठीक है, और उसका एक ट्रिक भी था, ठीक है, उस ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, वो आपको 9 ये सारे याद कर लीजिए 9। उसके बाद में क्या है कि ये मिशन क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे एक्शन प्लान का बैकग्राउंड दे देंगे कि लॉन्च्ड अंडर नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज 2021-30। ठीक है, इन सब से स्टार्ट करेंगे। फिर मिशन अंडर दिस वन इफेक्टिवनेस, तो एक एक मिशन का लिखेंगे और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो लिख देंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट करता है, सोलर मिशन कैसे इफेक्ट करता है, ऐसे करके आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। देन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस वे फॉरवर्ड से आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
एग्जामिन द चैलेंजेस एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स अंडर पीएम गति शक्ति। ये पीवाईक्यू में भी था। ठीक है, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड पोटेंशियल। दीपाल ने वो पूछा है ट्रिक। ठीक है, मैं ट्रिक बता देता हूं, एक शॉर्ट में आप लिख लीजिए इसको, फिर वो क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। उसका ट्रिक था यहाँ पे सहवाग, सहवाग, सहवाग थे ना, HK। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर थे, सहवाग HK, ये यहाँ की ट्रिक थी आपकी, जो 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान है। तो S फॉर क्या आता है आपका सोलर, E फॉर है आपका एनर्जी इफिशियंसी, H फॉर है हैबिटेट, W फॉर वाटर, A फॉर एग्रीकल्चर, G फॉर ग्रीन इंडिया, H फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, K फॉर नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो 8 मिशंस थे नेशनल एक्शन प्लान के, उनकी ये ट्रिक थी। यहां भी आप देखेंगे ना तो सारे कनेक्ट हो रहे हैं, खाली ये जो अर्बनाइजेशन वाला थोड़ा शायद अलग है ना, हेल्थ नहीं है उसमें, तो यहां से आप उसको रिलेट कर लीजिए। एक दो शायद अलग है, उनको आप मैनेज करके, कहीं अगर नेशनल एक्शन प्लान है तो सीधे ये 8 है, इनका भी उसी तरह से ट्रिक बना लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिन द चैलेंजेस पोटेंशियल ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स अंडर पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति कब आया था? 2021 में। यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या की फीचर्स, 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये सब दिखा देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे चैलेंज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो चैलेंजेस, यहां पे क्वेश्चन लिखा है चैलेंजेस एंड पोटेंशियल को एग्जामिन करना है। तो चैलेंजेस, पहले तो चैलेंजेस लिख देंगे, फ्रेगमेंटल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, स्टेट लेवल डिलेज, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। फिर यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स लिख देंगे, रिड्यूसेस द कॉस्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, फास्टर मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड MSME गुड्स। ये सब निगेटिव लिखे, फिर पॉजिटिव लिखे। मैंने बताया था जैसे सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, देन वे फॉरवर्ड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइज द एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनालाइज द एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके हम बता के फिर यहां पे आ जाएंगे एथिकल इंप्लीकेशन पे, उसके क्या क्या होते हैं। एथिकल इंप्लीकेशन क्या होते हैं? राइट टू प्राइवेसी, पुत्तस्वामी केस 2017, इसका मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। कंसेंट ट्रांसपेरेंसी का इशू, बायस का इशू, लैक ऑफ रिड्यूसल, ये सब दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट यूज केसेस,
लिख सकते हैं यहाँ पे, एनसीआरबी का एफआरटी सिस्टम, दिल्ली पुलिस का अखरा, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। एयरपोर्ट पे भी जो डिजी यात्रा वाला होता है, ये काफी चल रहा है आजकल, है ना, हर प्लेटफॉर्म मतलब एयरपोर्ट्स पे लग रहा है, तो वो भी एक तरह से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वाली चीज होती है। फिर इसके इश्यूज क्या है, राइट टू प्राइवेसी वगैरह देख लिया हमने, एथिकल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड, अकाउंटेबिलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब के बारे में। ओईसीडी का प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यूनेस्को का एआई प्रिंसिपल है, इन सबको फॉलो करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी रीशेपिंग इट्स रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये पहले हो चुका है, आ चुका है क्वेश्चन, और साथ में ये G20 इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए भी, अभी भी इस साल के लिए भी उसका इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। कोविड का क्वेश्चन अभी भी आया था, तो फटाफट लिख लीजिए इसका। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी 2023 में आया था, इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसका इनिशिएटिव शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव थे। स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग और आउटकम उसका जो है था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बीच बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, ये मेन चीज था यहाँ पे। शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव पार्टिसिपेंट्स टू एजेंडा सेटर, इस तरह के कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। पुश फॉर मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स इन द WTO, UN, इन सब के बारे में बात लिख सकते हैं। इंडिया पोजिशन एज ए वैल्यू ड्रिवन टेक इनेबल्ड इंक्लूसिव लीडर इन द मल्टीलेटरल स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस भी हुआ था, तो की इनिशिएटिव लिए, उसके बाद मेन ये आता है कि आउटकम क्या था और इंपैक्ट कैसे किया उसने ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ग्रोथ मस्ट बी बोथ अ सोशल एंड एथिकल गोल, एनालाइज विद रेफरेंस टू रिसेंट इंडियन इनिशिएटिव्स। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ मस्ट बी बोथ सोशल एंड एथिकल गोल। तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या आता है, वहां के डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन अपना। दैट इज ग्रोथ दैट इज इक्विटेबल, पार्टिसिपेटरी एंड सस्टेनेबल, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। अब इसको करना कि मस्ट बी बोथ सोशल, तो पहली हेडिंग आ गई सोशल, दूसरी आ गई आपकी एथिकल गोल, है ना। इसको बारे में आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये दो हेडिंग डालेंगे, सोशल और एथिकल दो हेडिंग। उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, इंडियन इनिशिएटिव के साथ साथ में कनेक्ट करते रहना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अलग अलग लिखा हुआ है, आपको एक साथ में लिखना है। सोशल हेडिंग डालिए, उसको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से कनेक्ट करिए, एथिकल डालिए और उसको कनेक्ट करिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट के, राइट। सोशल कैसे डेवलपमेंट करती हैं और इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट करती है, उनको दिखाना है। सोशल जस्टिस को रिस्पेक्ट द सोशल जस्टिस, आर्टिकल 39, ब्रिजेस द रूरल अर्बन डिफरेंस, जेंडर डिवाइड्स को मीट करता है, मतलब ब्रिज करता है। एंड टारगेट्स द इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी पे काम करता है, इसको टारगेट करता है। फिर इसके बाद में इसके इश्यूज क्या है, डिजिटल गैप, ये सब इश्यूज देख सकते हैं। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड,
ठीक है, यहाँ पे 2 हेडिंग डालेंगे, सोशल गोल कैसे मीट कर रहा है, एथिकल गोल कैसे मीट कर रहा है। एंड इस बेसिकली ये बोल रहा है कि इनके बीच में ये दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, मस्ट बी बोथ, नॉट ओनली वन। ठीक है, इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया आज के अराउंड 20 प्लस क्वेश्चंस। 22 क्वेश्चन हमने कर लिया अभी 1 घंटे के अंदर। थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर मेरी क्वेरी है पॉइंट्स के रिलेटेड कि अगर 8 मार्कर में एक ही क्वेश्चन है, मतलब उसका कोई सब टाइप नहीं है, तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? 8 मार्कर में अगर एक ही टॉपिक है, उसमें कोई सब पार्ट नहीं है, तो कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए 8 मार्कर के लिए? नहीं, सब पार्ट नहीं है तो आप बना भी सकते हैं अपने सब पार्ट। वैसे एक सिंगल हेडिंग के अंदर आप जितने आपको आते हैं, अगर 8 मार्कर है तो 7-8 इवन 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यू कैन राइट अप टू, लेकिन आपको उसमें ब्रेक कर लेना है खुद से। अगर वो उसमें एक ही चीज पूछ रहा है तो उसके 7-8 पॉइंट लिख दीजिए, साथ में कुछ इश्यूज का, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये सब बना के, या पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ब्रेक करके आप उसको पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। केवल पूरे आंसर में एक ही डायमेंशन के 10 पॉइंट्स रहेंगे ना तो थोड़ा सा और लगेगा। ओके सर लाइक यू बोलो। सर लाइक यू साइड के जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें सर इंट्रोडक्शन करते टाइम हम उनका ईयर मेंशन करें, पर सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतनी सारी पॉलिसीज का ईयर याद रखना। नहीं, सबका नहीं, देखो बहुत छोटी छोटी पॉलिसीज वो पूछेंगे भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको मेन जो है, जैसे गति शक्ति हो गई या जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है ना, उनको तो आप याद ही कर लीजिए, राइट। अगर सीधे क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ये स्कीम, इसके लिए साल लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए कि वैल्यू एडिशन अगर आप लिखेंगे तो अच्छा ही है। ओके सर, थैंक यू। दीपाली। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर पॉलिसीज का कुछ ले लीजिए प्लीज। पॉलिसीज का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, राइट। उसमें बहुत सारी हैं। मतलब वो याद नहीं हो रही हैं सेशन के, तो अगर आप 1-2 घंटे में कुछ जल्दी हाँ ठीक याद हो पाए उससे तो ठीक है, उसको भी प्लान करते हैं। अभी 3-4 चीजें लाइन अप हैं, उसको उसी में इसको भी अकोमोडेट कर देते हैं। और पॉलिसी का हाँ सर, क्योंकि आती हैं तो अच्छी पॉलिसी तो आई जाती है पेपर में, तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, उसको भी टू डू लिस्ट करते हैं, पॉसिबल होते हैं जैसे कर देंगे। और कुछ, और किसी का डाउट कुछ? आज हमारा सेशन थोड़ा तेज था, राइट। हमने जल्दी 22 क्वेश्चन कर लिया। सर ये एक चीज पूछनी थी, जैसे GS3 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पूछा हुआ है 1-2 बार, तो वो उस टाइम पे आई थी नई, बट अभी रेलेवेंट है क्या उसको करना, या छोड़ के जा सकते हैं? हाँ, आप एक बार पढ़ लो उसको, है ना, क्योंकि वैसे सीधे नहीं पूछेंगे तो आप बाकी के आंसर में यूज कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा सा बेसिक, कई बार वो रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप तैयार करके ही जाओ। शाम को सेशन नहीं होगा, शाम को मुझे बाहर जाना है, इसलिए दिन में ले लिया। आप लोगों को यूजफुल लग रहा है? विल प्लान थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे ना, कल से थोड़ा और भी क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।